Hello, future doctors. This is Ujjwal Kanti Roy, medical mentor, founder and director of the Engineers Gurukul. Today, I have come up with yet another video on the topic, the living world, and the subtopic that today I am going to cover is what do you mean by living? And let us start with this topic, and this topic is going to be very, very important for NEET aspirants as well as for board exam appearing students. So let us start with the topic. The living world है the living world. And the living world, this topic is very very important. ये बहुत important है क्योंकि साल 2022 में ये क्वेश्चन आया था और ये टॉपिक पे हम क्या जानना चाहते हैं? What we want to know, understand from this topic called what do you mean by living? Living मतलब क्या है? देखो एक से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मोबाइल है, तो अगर मोबाइल है, मैं अगर बोल रहा हूँ इसको कि ये लिविंग है, से दिस इज द मोबाइल, एंड इफ आई एम सजेस्टिंग यू दैट ये लिविंग है, तो अगर इसको समझाना है ये लिविंग कैसे है, द मोमेंट यू टच इट, इट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड. सी, द मोमेंट आई हैव गिवन अ प्रेस ऑन दिस, इट स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग. सो ये रिस्पॉन्ड किया, मतलब ये लिविंग है. Got the point? So the first topic which we can talk about is respond to stimuli, पर वो उसको हम बाद में पढ़ेंगे. चलो देख लेते हैं कुछ अदर पॉइंट, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो फर्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या दिखा सकता है, व्हाट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन शो अस, कैन एग्जिबिट अस इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक. इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे. पहले हम चलो देख लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. देखो एनसीईआरटी बुक, ये कुरान है, गीता है, बाइबल है, सब कुछ है हमारे लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए. तो जो हम करेंगे वो है बुक में तो जो है एनसीईआरटी में वो तो हम पढ़ेंगे ही, और उसके साथ कुछ अलाइड क्वेश्चंस ऑप्शन में दे सकते हैं. उसको अगर हम नहीं जानेंगे तो वी कैन नॉट जीरो ऑन इनटू द राइट आंसर. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहला टॉपिक है. सेकंड क्या है, रिप्रोडक्शन, आप लोग सब जानते हो ये रिप्रोडक्शन. थर्ड क्या है, मेटाबॉलिज्म. व्हाट आर द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज द सेलुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, इस सब के बारे में हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में. we'll discuss about all these topics in details. The fifth characteristics is what, जो अभी मैंने आपको दिखाया, आपको समझाया, वो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है. सो इट रिस्पॉन्सेस टू द स्टिमुलस एंड वी नॉर्मली कॉल इट एज कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्स. ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक. उसके बाद जो टॉपिक है वो है डेफिनिट, a living organism should be having definite shape and size. नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या चाहिए, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. ठीक है, देन क्या है, प्रोटोप्लाज्म. देन इज व्हाट, होमियोस्टैसिस. अ लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड बी शोइंग होमियोस्टैसिस. नेक्स्ट वन, हीलिंग एंड रिपेयर. हीलिंग एंड रिपेयर, ये 10 पॉइंट्स आपको बताया गया है. टोटल 14 पॉइंट्स में वी हैव कवर्ड इट, एंड दैट इज adaptations and acclimatization. So living organisms, they can show adaptation and also they can show acclimatization. ये क्या है, हम आगे फिर से हम डिटेल्स में जाएंगे. उसके बाद आ गया एक्सक्रीशन, जेनेटिक कंटिन्यूटी. लाइफ मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन ट्रांसफर, वो जेनेटिक कंटिन्यूटी जाएगा. एंड देन कम्स द डेथ. अगर हम लिविंग का बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स शुड डाई, और वो तो लास्ट में. चलो डेथ सबसे नेगेटिव टर्म है और इसलिए डेथ को हमने लास्ट पॉइंट में रखा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज नॉर्मली कॉल्ड एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो लेट अस कंसीडर अबाउट दैट. सो द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ग्रोथ? ग्रोथ मतलब क्या है? ग्रोथ मतलब इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स और ऑफ इंडिविजुअल्स. देखो ये टर्म क्या है, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड नंबर. सिर्फ मास में ही नहीं, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म के साइज में ही बड़ा होना ग्रोथ नहीं है. ऑल्सो द नंबर हैज टू इंक्रीज. देखो ये नंबर भी इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स. ये दोनों मिलाकर क्या कहते हैं, इसको ग्रोथ कहते हैं. और इसको कहा जाता है इरिवर्सिबल इंक्रीज, क्योंकि ग्रोथ कभी डीग्रोथ नॉर्मली नहीं दिखाता है. सो ये रहा ग्रोथ हमारे लिए. एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? देखो आप लोग ये पढ़ाई क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इज ओनली फॉर व्हाट, फॉर सक्सेस. सो आपका ये वीडियो देखना, द टाइम यू आर स्पेंडिंग राइट नाउ, यू आर इन्वेस्टिंग राइट नाउ, इज विद अ थॉट प्रोसेस. कुछ बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए. सो वो डेवलपमेंट रहा. डेवलपमेंट मतलब growth in a particular direction, and that
इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देखो, ये हमारे लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है। देखो हमारा फर्स्ट सेल क्या है, हमारा फर्स्ट सेल हम फैलोपियन ट्यूब में, मम्मी के मदर के फैलोपियन ट्यूब में जब जाइगोट बनता है, वो जाइगोट जब आकर पहुंचता है यूट्रस में, ये देखो ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है। तो ये पहला सेल जो था जाइगोट, वहां से क्या बना, एक डेवलपिंग फीटस में कैसे बना, ये देखो चेंज हो गया। ये एक सेल साइज था और यहाँ पे देखो वी कैन सी द आईज लाइक स्ट्रक्चर, वी कैन सी द फेरिंजियल गिल स्लिट्स, यहाँ पे नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, फाइन, यहाँ पे पोस्ट एनाल टेल है, तो ये कॉर्डाटा का एक कैरेक्टर है। तो ये तो पूरा एक डिफरेंट फीचर बन गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम, डेवलपमेंट कहेंगे। पहले सेल था, ग्रोथ बना, ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन बना, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, और आज जब आपके पास पूरा एक फिगर है वो आपका डेवलपमेंट ही है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शोज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो दो चीज है, ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ को हम क्या कह सकते हैं, इंटरनल ग्रोथ, जो बॉडी के अंदर बन रहा है। बॉडी के अंदर जो ग्रोथ बन रहा है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल ग्रोथ। और बॉडी के बाहर मतलब नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर यहाँ पे थोड़ा सा सैंड गिरा हुआ है, उसके ऊपर अगर आप फिर से कुछ सैंड ऐड करोगे तो वो ग्रोथ, कैसा ग्रोथ कहेंगे उसको, एक्सटर्नल ग्रोथ कहेंगे। उस एक्सटर्नल ग्रोथ को, the other term for the external growth is also called as accretion. So we can also call the external growth as accretion, and that is not the defining property of living. So सबसे important defining property क्या है of living is internal growth. So हम अगर कह दिए किसी ऑप्शन में रहा internal growth, external growth, which one is the defining property, तो हमारे लिए आंसर क्या रहेगा बेटा, वो आंसर रहेगा internal growth. So internal growth is the defining property of living. और एक चीज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, व्हाट इज दैट, इट इज अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, मास एंड नंबर, दीस आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। और एक डिफरेंस जो हमें सोचना है वो है प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ कैसा होता है। एनिमल ग्रोज अप टू अ सर्टेन एज, बट प्लांट ग्रोज कंटिन्यूअसली। प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअसली दिखता है। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ इन प्लांट्स and growth in animals. Though हम in future videos we are going to talk about, क्योंकि क्लास 12 में भी हमें पढ़ना है growth in plant और animal किस तरह के होते हैं। I think some of you know कि plant में growth it's exponential growth दिखाते हैं, और normally animals में there is a S-shaped growth, ऐसा एक S-shaped growth रहता है, वो हम बाद में देखेंगे। So I think you got the idea what is about growth and development. So this is the first characteristic called growth and development shown by all living organisms. The second most important one is reproduction. The second characteristic is reproduction. देखो ये re मतलब क्या है, what is the meaning of the term re? Re मतलब again. So reproduction, ये reproduction normally it is the most important aspect of life. Fine, because it is by this process that continuity of life occurs. अब ये दो तरह के होते हैं, asexual and sexual. Normally we can broadly classify it into two, asexual and sexual. Think about in asexual way of reproduction, what are the different examples? The first example is fungi. See, fungi and bryophyte, both of them, वो किस तरह से reproduce करते हैं, वो spore formation करते हैं, and also they show what, fragmentation. They also show fragmentation. Then planaria, it comes under phylum Platyhelminthes. वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय रीजनरेशन, क्योंकि प्लानेरिया मन में आने से ही हमारे मन में ये पिक्चर आ जाता है, ऐसा एक पिक्चर, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम अगर यहाँ से काट देंगे, दिस पोर्शन इज गोइंग टू मेक द फुल बॉडी, दिस पोर्शन इज गोइंग टू मेक द रेस्ट ऑफ द बॉडी, एंड द मिडिल वन इज गोइंग टू मेक द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एज अ होल। सो ये इसको कहते हैं रीजनरेशन। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, they and some unicellular eukaryotes like amoeba and unicellular algae which shows growth by what, cell division. देखो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ही सेल है जिसमें, वो ग्रोथ कैसे दिखाएंगे, उसमें तो दो सेल नहीं बनेगा, तो वो कैसे ग्रोथ दिखाएंगे, उनका ग्रोथ और सेल डिवीजन दोनों सेम है। देखो यूनिसेलुलर algae shows growth by cell division. So growth को हम क्या कह सकते हैं, ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों टर्म को हम
एक ही टर्म कह सकते हैं. नाउ in case of sexual reproduction we know that it leads into variation. Sexual reproduction मतलब क्या है? Gamete formation है. So this is sperm and this is ovum. N plus N together by seeing gamete they make what? Zygote. So sexual reproduction is going to lead into what? Variation. Because this zygote will be having some of the characteristics of father and some of the characteristics of mother. Is it clear? So sexual reproduction किसे lead करे? Variation lead करे. Fine, all my Bengali students, come on. So it helps in variation. It creates variation. None of you look same. Just आसपास में देखो, आप क्या जैसा और कोई नहीं है, आप unique हो. So you are unique. Fine. So this is what is called variation. And mind you, this reproduction is not a defining property. क्यों कहा जाता है reproduction एक defining property नहीं है? Why it is not a defining property? Because there are some exceptions. Defining property हम नहीं कह सकते हैं. Why? Because they have got some exceptions. Just like mules. बाबू mules क्या है? हम जानते हैं it is a cross between horse and donkey, where the male horse cross with female donkey. So that is going to make mule. So ये mule क्या है? Hybrid है. So it is not going to be able to reproduce. Think about the male worker bees. They are also the result of parthenogenesis. और एक टर्म आ गया. What is parthenogenesis? You know the formation of a life without fertilization. Parthenogenesis हम पढ़ेंगे, ये क्लास 12 के टॉपिक में है parthenogenesis. Fine. So ये वर्कर बी, ये भी देखो रिप्रोडक्शन का रिजल्ट नहीं है और ये cannot reproduce. Number 1. Number 2. Number 3 is there are some infertile couples. कुछ कपल है जो infertile है. So infertile couples they cannot reproduce. मतलब क्या वो मरे हुए हैं? वो तो जिंदा है ना बेटा. तो ये सोचना है कि कुछ एक्सेप्शंस अगर रहेगा तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम नहीं कह सकेंगे उनको. सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग लिविंग. सो दैट इज आवर सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन. थर्ड कैटर क्या है? मेटाबॉलिज्म. देखो ये मेटाबॉलिज्म टर्म इतना इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में. ये सबसे बिगेस्ट टर्म है मेटाबॉलिज्म. So socho, you can see my figure. I am like my weight is like right now close to 80. Now think about it. मेरा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है या बच्चों अगर आपका एज है 60, आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है? देखो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ये डिपेंड करेगा. Think about my metabolism is low. So metabolism is what? Sum of all the chemical reactions. अगर मेरा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता तो डेफिनेटली मैं पतला होता बाबू. तो मैं तो पतला नहीं हूँ, है ना? So जो आप लोग पतले हो, आप लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है. दैट मींस व्हाट? मेटाबॉलिज्म मींस सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ये तो टर्म हुआ, ये तो डेफिनेशन हुआ इसका कि सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस. पर असल में मेटाबॉलिज्म को हम वी कैन क्लासिफाई इट इनटू टू. वन इज एनाबॉलिज्म, वन इज कैटाबॉलिज्म. फाइन. सो फॉर ऑल माय बेंगाली स्टूडेंट्स, anabolism, what is the meaning of the term ana in Bengali? Ana, मेरे तरफ आना. So क्या आना? Constructive आना. क्या? So what is anabolism? हिंदी में आना. So आना मतलब constructive, जो कुछ भी आता है. क्या आता है? देखो ग्रीन प्लांट हमारे लिए लाता है. क्या लाता है? देखो ग्लूकोज लाता है. कैसे? But what is the chemical reaction? बच्चों ये तो आप भूल ही नहीं पाओगे. आपको भूलना नहीं चाहिए केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. 6 CO2 plus 12 H2O in place of light and chlorophyll will give you what? Glucose plus liberation of oxygen. Along with that, water is the outcome. ये था फोटोसिंथेसिस टॉपिक. तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया. ग्रीन प्लांट्स ने क्या बनाया हमारे लिए? ग्लूकोज बनाया. तो क्या आया? क्या आना? ग्लूकोज आना. So anabolism. Any constructive activity taking place in our body is called anabolism. So what is catabolism? Again for Bengali students, you know what? काटा, किटेपॉड, है ना? चलो भैया, कटले, कुछ भी, I don't know. So what's kata? This is how you can remember it. Destructive process. So any type of destructive process is called as catabolism. Now think about it. Catabolism means, the best example of catabolism is respiration. Now what is respiration? Is glucose को, see green plants makes glucose for us. ये ग्लूकोज को हम एनिमल्स कहाँ स्टोर करते हैं? इन व्हाट फॉर्म? इन ग्लाइकोजन फॉर्म इन लीवर एंड मसल्स. इन लीवर एंड मसल्स. और ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. एंड व्हाट इज आउटकम?
686 kilocalorie of energy, which we consider to be at 38 ATP. कितना ATP बाबू? 38 ATP. 38 ATP. Okay, so that means respiration is a catabolic process. So हमारे बॉडी में एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म दोनों एक साथ चलते हैं. मेटाबोलिज्म is the biggest word in the term called in the subject called biology. Metabolism is the defining property of being living. हर एक ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग हैं, anything which is living should show metabolism, where anabolism and catabolism is going to work together. Because देखो कैटाबोलिज्म नहीं आएगा तो कैटाबोलिज्म नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा काम करने के लिए. Right now when I am taking this particular video, if you say, if I tell you that I am not nervous, then definitely I am nervous. Why? Because I am representing, you know, maybe lakhs of students. So all of the students they are going to watch me. So सोचो मेरा एड्रेनलिन रश चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरा एड्रेनलिन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरा हार्ट बीट नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ज्यादा है या नहीं है, जितना भी मैं मुंह में हंसी दूं अंदर क्या चल रहा है मेरे में, कमान टेल मी टेंशन. सो वो एड्रेनलिन रश है. मैं ठीक है बॉडी. सो ये सब से क्या मिलेगा मुझे? एनर्जी मिलेगा. बिकॉज मेरा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा घटेगा. माई रेस्पिरेटरी रेट, यू नो, if I ask you what is the respiratory rate, it is 12 to 16 times per minute. ये अभी मुझ में बढ़ेगा तो मैं जितना ऑक्सीजन लूंगा ग्लूकोज को उतना तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? एनर्जी मिलेगा. सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, for the term metabolism is the defining property of all living organisms. Come now to the next point, fourth point, which is called as cellular structure. बहुत बेसिक लेवल है बाबू, आप सब जानते हो. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल ऑफ अस वी नो दैट अगर एक बॉडी बन रहा है, इतना बड़ा बॉडी है तो उसका यूनिट क्या है? एक एक सेल से वो बॉडी बना है. जस्ट द सेम वे ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनेगा किससे? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस बिल्डिंग? वन ब्रिक इज द यूनिट ऑफ दिस बिल्डिंग. सो जस्ट लाइक दैट सेलुलर स्ट्रक्चर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. So this is what cell is the basic unit of life, and unicellular to all multicellular plants and animals, cell is the basic unit of life. And cell में क्या रहता है? चार मेन स्ट्रक्चर रहते हैं. क्या जानते हो आप? आप जानते हो ये सेल मेम्ब्रेन है. सेल के अंदर क्या है? सेकेंड न्यूक्लियस है. सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म. और क्या है सेल के अंदर? सेल ऑर्गेनेलीज है. So these are the main components of a cell. So cellular structure is also a defining property of being living. Is also a defining property of a being living. Come down to the next one called consciousness and response to stimuli. What is it? Consciousness and response to stimuli. देखो यहाँ पे consciousness, ये touch-me-not plant है. touch-me-not plant. It's a plant called Mimosa pudica. Mimosa pudica, touch-me-not plant. इसको टच करेंगे तो क्या करेगा? इसके leaves droop हो जाएंगे. The leaves are going to droop down. That means ये living है because ये respond कर रहा है. Just like the way that I told you that अगर मोबाइल को मैं पकड़ूं और बोलूं कि ये लिविंग है, क्या समझोगे? The moment I touch it, it's going to react. It is going to react. So respond to stimuli. Think about it. So every living organism they are going to show response to stimuli. एक point बहुत important है for both plant and animal. Photo period, ये NCERT का topic है. सोचो. Photo period affects reproduction in seasonal breeders in both plants and animals. Photo period. What is the meaning of photo period? Photo means what? Photo means light and period means time gap. कितना time gap एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए? अगर वो time gap ठीक ठाक रहेगा तभी वो seasonal breeder breed करेंगे, otherwise they are not going to breed. तो सोचो photo period, light का period को एक ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वही respond करेगा. So that is called response to stimuli. Okay, come down to this. ये जो मैंने आपके सामने ये Mimosa pudica का लीफ बनाया, ये लीफ है. And we know that leaf gets joined with the stem with a structure called petiole. But in case of Mimosa pudica, the petiole becomes swollen due to turgidity. But this swollen petiole is called as pulvinous. ये जो swollen petiole है, इसको क्या कहा जाता है? This is pulvinous. Now the moment you touch it, the water from here goes inside the xylem tissues. So this becomes flaccid. जो turgid है ये flaccid हो जाएगा, इससे पानी निकल जाएगा तो ये droop down कर जाएगा. That means it is living or dead? Living. So respond to stimuli
is a defining property of being living. देखो यहाँ पे क्या लिखा है? It's a defining property of being living. All animals respond to environmental changes. जो कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो एनवायरमेंटल चेंजेस में रिस्पॉन्ड करेगा. जस्ट लाइक ओनली ह्यूमन बीइंग हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस. देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एनसीईआरटी का लाइन है, जो लाइन को हम देख के भी अनदेखा करते हैं. और याद रहे, you know, those people who really makes, the teachers who really makes this question paper, mind you, they goes to those points जो normally students नहीं पढ़ते हैं. Only human beings have self consciousness. Only human beings have self consciousness. Again I am repeating it, it's a very important topic from NCERT. Okay, now this is what is consciousness and response to stimuli. Yes, my dear students, अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन द ईमेल और द इंस्टाग्राम. यू कैन जस्ट गो फॉर इट, नो इश्यूज. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज व्हाट? डेफिनेट शेप एंड साइज. एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव गॉट डेफिनेट शेप एंड साइज. So all living organisms have definite shape and size due to increase in cell number and cell mass, है ना? तो definite shape and size रहेगा किस लिए? क्योंकि उसका नंबर भी बढ़ेगा और उसका सेल मास भी बढ़ेगा. तो एक सेल जब डिवाइड करता है तो वो छोटे-छोटे नहीं रहते हैं, इनिशियल रहते हैं. उसके बाद ये किस में बढ़ेगा? इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इसका सेल मास भी बढ़ेगा. So that is it. Now the next one is cellular organization. Again, this is a defining property of being living. It is a defining property of being living. Defining property of being living. Now, protoplasmic grade. पहला ग्रेड क्या है? सेल ऑर्गेनाइजेशन में पहला ग्रेड है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड. सिर्फ प्रोटोप्लाज्म. It is a living part of a cell. And then the second one comes as cellular grade. After cellular grade, there is a stage called cell tissue grade. And then comes tissue organ grade. And last में organ system grade. और organ system grade से क्या बनता है? एक वर्ड का चीज बनता है. क्या बनता है बाबा? ऑर्गेनिज्म बनता है. देखो ऑर्गेनिज्म बन गया. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. द सेवेंथ टॉपिक इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, व्हिच इज आल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग लिविंग. अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग लिविंग. नेक्स्ट कम्स प्रोटोप्लाज्म. सी प्रोटोप्लाज्म, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. सी यस्टरडे ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखोगे, लास्ट 25 इयर्स क्वेश्चन में देखोगे, 3 से 4 साल क्वेश्चन आ गया. Name the person who gave the term called protoplasm. It is J.E. Purkinje. J.E. Purkinje in 1839 he gave this particular term called protoplasm. And what is the meaning of the term proto? देखो biology तब easy लगेगा जब इसको हम term को divide करेंगे. Bios plus logos, आप जानते हो. Where bios is a Greek word, logos is a Greek word. Bios means living, logos means study. Just like that, proto has come from a Greek term called protos. And protos means first, and plasm means jelly. So first jelly-like, colorless, transparent substance that makes up the living part of the cell is called protoplasm. And mind you, every other organism which is living must have protoplasm. That is the living part of a cell. So it is also becomes the defining property of being living. Mind you, ये defining property है. ठीक है? Next is what? The next is homeostasis. What is homeostasis? Homeo, the term homeo and stasis. Stasis means static. Static. So, self-regulating process by which an organism tends to maintain stability. Homeostasis मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में अगर बाहर गर्म है तो आपको क्या आएगा? स्वेट आएगा. There is a science behind that. क्या होता है? वेसोडायलेशन होता है, ब्लड वेसल फूल जाता है. So that you know आपके बॉडी का वार्मथ वो बाहर निकल आए. किस तरह से? आपको स्वेट आने से आपको कूलिंग इफेक्ट आएगा. So this is automatically works in your body if you are living. Now आप जानते हो, पता नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि लाइफ में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? डेथ इज इनएविटेबल. ये डेथ लाइफ में आने वाला है. कभी भी किसी डेड बॉडी को अगर टच करोगे उसका बॉडी में क्या रहता है? ठंडा रहता है, गर्म रहता है? आप जानते हो वो ठंडा रहता है. ठंडा रहता है. क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि उसमें कोई लाइफ नहीं है. तो अगर लाइफ है तो होम्योस्टैसिस मेंटेन करेगा कौन? वो है हाइपोथैलेमस. व्हाट इज द ऑर्गन? द हाइपोथैलेमस इज द ग्लैंड व्हिच इज गोइंग टू maintain homeostasis. So homeostasis means what? Maintaining osmotic balance and temperature regulation at the same time. Body में temperature regulation करना और osmotic balance, maintenance of osmotic balance together, which is done by hypothalamus in humans. So it's very important.
Homeostasis can also be, we can include it as a defining property of being living. Okay, that's what is homeostasis all about. Next comes healing and repair. Healing and repair. The moment we talk about healing and repair, बाबू आप लोग सब you dream about becoming this. Now डॉक्टर बनोगे, if you get into surgery, जब सर्जरी करोगे, सोचो गॉल ब्लैडर स्टोन को आपने ऑपरेट किया, गॉल ब्लैडर स्टोन को आपने ऑपरेट किया, ये रहा आपका गॉल ब्लैडर, उसमें कुछ स्टोन्स है, and if the gall bladder contains stone, the condition is called cholelithiasis. क्या कहते हैं उसको? Cholelithiasis. So अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, the condition is called cholelithiasis. और अगर इसको आपको ऑपरेट करना पड़ेगा तो आप करोगे क्या? कोलेसिस्टेक्टॉमी. कोलेसिस्टेक्टॉमी. टॉमी मींस रिमूवल, सिस्टिक डक्ट से नाम आया सिस्टेक, और कोले मतलब गॉल ब्लैडर. तो अगर आप ऑपरेट करोगे, जहां पे ऑपरेट करोगे, अगर कन्वेंशनल मेथड से ऑपरेट करोगे, आप लैप्रोस्कोपी नहीं करोगे, कन्वेंशनल मेथड से ऑपरेट करोगे, तो आपको सोचो क्लोज टू 6 सेंटीमीटर आपको काटना पड़ेगा. 6 सेंटीमीटर काटने से सोचो 1000 सेल्स डैमेज हुए, 1000 सेल्स दे हैव बीन डैमेज्ड. तो डेफिनेटली 1000 सेल्स चाहिए आपको रिपेयर करने के लिए उस जगह को. यू नीड 1000 सेल्स टू रिपेयर दैट डैमेज्ड एरिया. अगर डेड बॉडी है और डेड बॉडी में आप पोस्टमार्टम कर रहे हो, आपको लगता है कि वहां पे फिर से सेल्स उगेंगे, सेल्स आएंगे, न्यू सेल्स आएंगे, मतलब क्या हुआ? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे शो healing and repair. Healing and repair. Whenever there has been some damage होगा तो वहां पे healing process automatically आना है. Cannot we can definitely consider this to be also under defining property of being living. Come down to adaptations and acclimatization. Acclimatization. What is adaptations? देखो आप लोग जानते हो, ये हर जगह हम यूज करते हैं, सबके साथ ना, हर कंडीशंस में अडैप्ट कर लेना, वो बच्चा हर कंडीशंस में अडैप्ट कर लेता है, ऑल दिस टर्म्स, बट एडेप्टेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन आर नॉट द टू सेम टर्म्स. व्हाट इज एडेप्टेशंस? बायोलॉजी में एडेप्टेशंस इज अ परमानेंट चेंज, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस टू सूट विद द नेचर. से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एडेप्टेशंस का एग्जांपल दे रहा हूं जो मैं फ्यूचर वीडियो में बोलूंगा, वो है वोलेंट एडेप्टेशन. What is volant adaptation? The adaptation taken by all birds to fly. तो birds normally कहाँ से आए? Birds they have developed from class Reptilia. We know that. Class Aves they have been developed from class Reptilia. अब ये birds में क्या हो गया? They have pneumatic bones. They have got hollow bones. अगर ये bone है bird का, तो उसमें air filled cavities हैं. So we call it pneumatic bones. बोलो ये क्या reversible change है या irreversible change है? इरिवर्सिबल चेंज है, परमानेंट चेंज है. तो ये एडेप्टेशन आप भी जानते हो. और कुछ पॉइंट्स अगर चलो थोड़ा कोशिश करें वोलेंट एडेप्टेशन के लिए. पहला पॉइंट है न्यूमैटिक बोन्स, दैट इज बोन फिल्ड विद एयर टू मेक देयर बॉडी लाइट वेट. सेकंड क्या है? दे हैव गॉट 9 एयर सैक्स इन देयर लंग्स में 9 एयर सैक्स, तो दैट इज गोइंग टू मेक देम व्हाट? लाइटर. देन अगेन देयर इज थर्ड पॉइंट, दे हैव 4 लिम्स हैव बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स. जो सामने 2 हाथ है वो मॉडिफाई कर लिया है विंग्स में. सो दीज आर द चेंजेस दैट ऑकर्स कंप्लीटली, वी कॉल इट परमानेंट, एंड दैट परमानेंट चेंज कॉल्ड एडेप्टेशन. अब सोचो अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो, आप मनाली जा रहे हो, तो मनाली उस हाइट में है, तो जब हाइट में आप जा रहे हो तो वहां पे ऑक्सीजन कम है. फाइन. अगर हमारे बंगाली स्टूडेंट्स जब आप सिलीगुड़ी से जाओगे, कहाँ पे, दार्जिलिंग जाओगे या सिक्किम जाओगे, तो क्या होता है कि हाय बाबा ऑक्सीजन कम হয়, you get you have the feeling of vomiting, একটু বমি ভাব আসে, মাথা ঘোরে, सर में चक्कर आता है ना, all this stuff occurs. Now think about it. वो उसके बाद कुछ देर बाद जाकर when you reach over there, जर्नी के टाइम में ये सब प्रॉब्लम होता है. जब वहां पे आप पहुंच गए, then what happens? You get acclimatized with the situations. उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज वो जो acclimatize किया वो टेम्पररी चेंज था, आप में वो टेम्पररी चेंज था. इसमें भी साइंस है. आरबीसी नंबर क्या होता है? जितना आप हाइट में जाओगे आरबीसी नंबर बढ़ेगा या घटेगा? ओके, कमेंट मी इन द लिंक. ओके, आंसर मी इन द लिंक. द मोमेंट यू, ये नीट का क्वेश्चन है, यू जस्ट चेक फॉर लास्ट 25 इयर्स क्वेश्चन पेपर. आपको ऐसे ऐसे जगह पे
वो उठा देगा जहां पे वो बोलेंगे कि ये दे विल सेंड यू टू रोटन पास, अ सब्जेक्ट वेंट टू रोटन पास, और वहां पे बोलेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दिस पर्सन व्हेन इट गोस अप टू दिस हाइट, आरबीसी काउंट बढ़ेगा या घटेगा? आई वांट दिस आंसर फ्रॉम यू. फाइन, डू कमेंट मी अबाउट दैट. सो टेम्पररी एंड रिवर्सिबल चेंजेस, that is what acclimatization. Okay, so that is all about adaptation. Come down to excretion. The next one is excretion. The excretion means what? Removal of nitrogenous wastes like urea, uric acid and ammonia by higher organisms. ये यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया में क्या कॉमन है? All of them they have got nitrogen. इसके लिए हमारे पास ऑर्गन है, इसके लिए हायर ऑर्गन्स के पास ऑर्गन है, किडनी है. But in lower organisms like a unicellular eukaryotic organisms like Paramecium, they have got a structure like this. What is the structure called? Contractile vacuole. And these contractile vacuoles, they help in what? Osmoregulation. So in higher organisms, the same contractile vacuoles act as kidney. So excretion is again a very, very important aspect of being living. Important aspect of being living. Come down to the next is the genetic continuity. अब ये तो पूरा क्लास 12 में हम पढ़ेंगे अबाउट जेनेटिक्स. और जेनेटिक कंटिन्यूटी आप जानते हो क्या है? अगर ये सेल है, इसमें एक डीएनए है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इस सेल में 2N 2C, व्हाट इज N इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट इज C, C इज द अमाउंट ऑफ डीएनए, C इज द अमाउंट ऑफ डीएनए. जब ये डिवाइड करता है, व्हेन इट डिवाइड, इट शोज माइटोसिस, इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल. 2 सेल में ये बनता है, और 2 सेल में क्या आ गया? 2N 2C 2N 2C. ये डॉटर सेल है और ये पेरेंट सेल है. और यहां पे क्या आ गया बाबू? ये जो डीएनए है, द सेम डीएनए कम्स डाउन टू द डॉटर सेल्स. दैट मींस द जेनेटिक कंटिन्यूटी occurs, and that is why you look like your parents. Some of you look more towards more like your mother, some of you look more like your father. Fine. And some of you have got doubtful like me, मैं भी कभी पूछ लेता मेरा भैया इतना फेयर है, मैं ऐसा क्यों हूँ, है ना? थिंक अबाउट इट. सो कभी कभी लगता था हॉस्पिटल में चेंज हो गया है, तो मैं चेंज हो गया, कोई दूसरा आकर मेरे मम्मी के गोद में आकर बैठ गया. सो व्हाट एवर, बट थिंक अबाउट इट. ऑफ लेट आई हैव डिस्कवर्ड दैट आई हैव गॉट मोर एफिनिटी टुवर्ड्स माय मदर. दैट मीन्स व्हाट? आई हैव गॉट जेनेटिक कंटिन्यूटी. So the genes are more close towards the, the genes are going to come down from parents to their offsprings. Now, the last part, that the 14th topic, this is characteristics of being living, is the final one called death. Permanent, irreversible cessation, stoppage of all biological functions that sustain our living organisms. देखो बाबू, इरिवर्सिबल. आपके अगर कोई चहीते, योर ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, अगर कोई है जो आपसे बिछड़ गए हैं, दे आर नो मोर, थिंक अबाउट, आपको तो मन करता है कि उनको बुला ले फिर से, आपके सक्सेस में वो रहे, आपके हर अच्छे लगने पर वो रहे, आप वो चाहते हो, पर असल में होता नहीं है क्योंकि वो इरिवर्सिबल है. So death is a permanent and irreversible cessation of all biological functions that sustain all living organisms. And the death of living cells are called as necrosis. The death of living cells are called necrosis. हम पढ़ेंगे next videos में about this. Now, dear students, we have talked about the different characteristics of living organisms. The next video, I am going to give you an idea about the taxonomical categories. So when any other examiner thinks about asking question from this chapter, the first thing which comes in their mind is about the characteristics. The second thing which come automatically in their mind is about the different taxonomical categories, where we have to know about ICZN क्या है, ICBN क्या है, what are the different hierarchy of taxonomy, and we are going to talk many things about those taxonomic categories in the very upcoming video. So stay tuned and comment on the question that I have given it to you. Comment in on the email which is being provided over there, and also you can contact me in Instagram. Fine. Okay. All the very best. Have a very good day and stay learning and continue learning. Thank you.